हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको लगातार वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वहां की तमाम खबरें, खासतौर पर इसराइल फिलिस्तीन जंग और उसके अलावा जो इस पूरे इलाके में जो वाकयात हो रहे हैं, जो नया मिडिल ईस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। शायद ग्रेटर इसराइल वाले अपने हक में समझ रहे हैं कि हालात उनके लिए अच्छे हो रहे हैं, रेजिस्टेंस वाले समझ रहे हैं कि उनके लिए हालात बेहतर बनते जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में नतीजे क्या आएंगे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि तमाम खबरें आप तक पहुंचे और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए, ताकि हर तरह की एनालिसिस भी आप तक पहुंचे, ऑब्जर्वेशंस पहुंचे। आज हम एक बार फिर जनाब फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो मुंबई में रहते हैं, इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और एक लंबे अरसे से एक तरह से फिलिस्तीन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से जहां जहां भी दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं फिलिस्तीन के हक में, वहां हर जगह पहुंचे हैं। चाहे मॉस्को हो, तेहरान हो या इस्तांबुल या कराकास, हर जगह वो पहुंचे हैं। और बहुत ही नजदीकी कॉन्टैक्ट्स हैं, रिलेशंस हैं, जिनसे जो खबरें नॉर्मल रूट से आती हैं उसके अलावा भी उनके पास काफी इंफॉर्मेशन रहती है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि एक एक ताजा खबर अभी मैं देख रहा हूं कि फ्लोरिडा के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन, रिपब्लिकन पार्टी वो है जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसके कांग्रेसमैन है रैंडी फाइन। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम मारा गया था, उस तरह से गाजा को भी खत्म कर देना चाहिए। और उस तरह से एक और रिपोर्ट आ गई है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि मोहम्मद सिनवर भी मारे जा चुके हैं। ये जो नए हालात हैं, जिस तरह से जंग दाखिली अंदर, यानी गाजा में तो जंग नहीं लड़ पा रहे हैं इसराइली, लेकिन पूरी दुनिया में एक तबाही का सिलसिला शुरू हो रहा है। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले तकरीबन 20 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पर फायरिंग कर दी इसराइल ने, जनिन कैंप पे जब वो दौरा कर रहे थे। आखिर किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इन हालात को? इसराइल टोटली बौखला गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि 600 दिन के बाद एक 23 लाख की आबादी, जिसमें से मैं मानता हूं कि 4 लाख लोग शहीद हो चुके हैं, एक छोटी सी गाजा पट्टी 350 बाई 12 किलोमीटर की गाजा पट्टी, इतने एक बड़ी ताकत के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं हारे? ना वो हमास को हरा पाए, ना वो अपने हॉस्टेजेस को रिहा कर पाए। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास जो ढूंढ ही नहीं पा रही है, जो दुनिया भर के बारे में वो बोला जाए कि इसराइल के पास इतनी एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक छोटी सी गाजा पट्टी में इसराइल अपने वो हॉस्टेज को ढूंढ ही नहीं पा रही है। ओके। दूसरी बात है कि वो जो जिनका आपने जिक्र किया, फ्लोरिडा के वो ट्रम्प की पार्टी के, अरे भाई, आप हिरोशिमा नागासाकी से ज्यादा बॉम्बिंग कर चुके हो गाजा में। आप इतने मूर्ख हो कि आपको पता नहीं कि लंदन, ड्रेसडेन, हिरोशिमा, नागासाकी, ये सबको मिलाकर आपने ज्यादा बॉम्बिंग कर दी है गाजा में। उसके बावजूद गाजा के लोग खड़े हैं। आप अभी भूखमरी से उनको मार रहे हो। आपने इतने बड़े पैमाने पे बमबारी की है कि कोई दुनिया में कंपैरिजन नहीं, हिटलर ने भी नहीं किया था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हिटलर ने खाली जूस को नहीं मारा, तो उससे ज्यादा तो सोवियत यूनियन के 27 मिलियन लोग मारे गए थे। उसकी तो कोई बात भी नहीं करता, खाली हम ही मरे ये लोग चिल्लाते रहते हैं। ओके। तो पॉइंट इज के ये जो स्टारवेशन का मामला है अहमद भाई, वो इतना भयंकर है कि जो 90-100 ट्रक अभी तक गए, पहले तो 5 गए थे, जिसमें से 2 ट्रक में ब्लू कलर के कपड़े थे मरने वालों के लाशों पे डालने के लिए। ये तो इसराइल का मानस। ओके। उसके बाद जो और भी दुनिया में आवाज हुई कि ये क्या चल रहा है तुम्हारा, तो उसके बाद 90 ट्रक गई है। और वो भी इसराइल यूनाइटेड नेशंस की जो व्यवस्था है वहां एड बांटने की, उसको किनारे करते हुए है। अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स है, मर्सनरीज है, पेड मर्सनरीज है, उनके हाथों में ये खाना दिया जाएगा, पानी और वो सब दिया जाएगा।
और एक एक फिलिस्तीनी परिवार को बुलाकर उनको एड दिया जाएगा और सबको फेशियल रिकग्निशन होगा। और आई थिंक उनके टाइम में उनको बोला जाएगा कि खाना चाहिए कि आपको गाजा से निकलना है, वो डॉक्यूमेंट भी साइन करवा देंगे इनसे। ये तो परिस्थिति है आज। मगर ये पूरी की पूरी एक समाज, कुछ लोग हैं अभी जो सड़कों पे आए हैं इजराइल में, चंद मुट्ठी भर लोग आए हैं। आए तो अच्छी बात है कि जो वॉर के खिलाफ इजराइल जो फिलिस्तीनी बच्चे जो मरे उनकी तस्वीर लेकर चल रहे हैं, वो अभी सड़कों पर आए हैं। क्योंकि अभी तक वो सिर्फ हॉस्टेज छोड़ो वगैरह बात करके कोई जंगबंदी की बात नहीं कर रहा था। ओके, जंगबंदी इसलिए भी करो क्योंकि हॉस्टेज को छोड़ो। अरे जंगबंदी इसलिए करो ताकि नरसंहार हो चुका है, जेनोसाइड हो चुका है, उसके लिए बंद करो। खैर, तो पॉइंट इज के अभी ऐसी परिस्थिति दुनिया में पहुंची है कि इजराइल टोटली टोटली बदनाम हो चुका है। मतलब उसके साथ कोई भी एक ट्रम्प की सरकार है, वो भी ऊपर नीचे हो रही मेरे हिसाब से, क्योंकि अमेरिका में बहुत प्रेशर बनते जा रहा है। मगर स्पेन ने पहली बार सैंक्शंस की बात की है। स्पेन ने तो बहुत ही स्पष्ट भूमिका ली थी एक आध साल से, नॉर्वे ने भी ली थी, मगर अभी फ्रांस और ब्रिटेन भी हिलने लगे। ब्रिटेन को तो कोई अधिकार मिलता नहीं, बनता नहीं, क्योंकि आदि ब्रिटेन के हथियार जा रहे हैं, तुर्की के भी बहुत कुछ जा रहे हैं, और ये जो अरब मुल्क है उनका भी बहुत कुछ वहां जा रहा है। मगर फ्रांस और ब्रिटेन ने पहली बार ये बोला है कि हम लोग फिलिस्तीन को रिकग्नाइज करेंगे जून में, और ये सीज फायर करो, ये स्टारवेशन बंद करो। उनकी सरकार को बोलना पड़ा क्योंकि लाखों लोग लंदन में आ जाते हैं, उसके कारण ये लोग बोल रहे हैं। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा सी चेंज आ चुका है। और हमारे एक दोस्त है अमेरिका में, जो एंटी वॉर मूवमेंट के लीडिंग फिगर है, उन्होंने बोला कि इस बार फिलिस्तीन नहीं हारेगा क्योंकि दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जा रही है। आप गाजा में लड़ रहे हो, हम लोग न्यूयॉर्क में लड़ रहे, लंदन में लड़ रहे, बर्लिन में लड़ रहे, पेरिस में लड़ रहे। जहां जहां भी हम लोग लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उससे पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है, और उसका परिणाम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पे जा रहा है। तो एक ब्रेकिंग पॉइंट कहीं ना कहीं आ रहा है ये पूरे इसमें। और पॉइंट ये है कि ये जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मतलब ये किस कदम का सोसाइटी है कि उनके लीडर है मोशे फेगलिन, वो तो सीधा का सीधा बोल ही रहा है, एवरी चाइल्ड, एवरी बेबी इन गाजा इज एन एनिमी, वी नीड टू कॉन्कर गाजा एंड कॉलोनाइज इट एंड नॉट लीव अ सिंगल गाजन चाइल्ड अलाइव, देयर इज नो द विक्ट्री। मतलब हर बच्चे को मार डालो, वो गाजा के बच्चों को मारने बिना हमारी विक्ट्री नहीं है, हमारी जीत नहीं। तो एक कौन सी सोसाइटी है और एक कौन सा अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि ये जूडाइज्म का जो ओल्ड टेस्टामेंट जो टालमुडिक फॉर्म है उसके कारण आता है, क्योंकि वो उसमें लिखा गया कि बच्चों को मारो, जंग के दौरान बच्चों को मारो। मैंने एक वीडियो देखा, एक 18-19 साल की इजराइल लड़की होगी, और वो बोलती है कि जंग के दौरान ये जायज है क्योंकि ये बच्चे बड़े होकर फिर हमको मारेंगे। ये बार बार उनको ये सिखाया गया। ओके, तो द पॉइंट इज के ये इतना एक साइकोटिक सोसाइटी है, और उसके खिलाफ दुनिया में अभी एक बहुत गुस्सा है। इजराइल इज हेटेड नाउ। वो जो पूरा गिल्ट कॉम्प्लेक्स, एंटी सेमिटिज्म वगैरह वगैरह, और जो मैं बहुत बार बोलता था अहमद भाई, मेरे कुछ यूरोप के दोस्तों से झगड़ा भी हुआ था इस मेरे को लेकर कि एंटी सेमिटिज्म वाला जो टर्म है वो फिजूल का टर्म है, उसका कोई मतलब नहीं है। पैलेस्टाइनियन सेमाइट्स है, ये एंटी सेमिटिज्म का पूरा प्रॉब्लम आपका यूरोपियन सोच है, और ये यूरोपियन जूस जो आए वहां से वो सेमेटिक है ही नहीं। अभी खुलकर लोग बोलने लगे कि पैलेस्टीनियंस हम सेमाइट्स है, हम कैसे एंटी सेमेटिक हो सकते हैं, ये तो मूर्खता की बात है। मगर हम जैसे लोगों ने, और बहुत सारे हम जैसे लोगों ने ये दुनिया में लगातार ये डिबेट चलाई कि ये कोई सेमेटिक लोग नहीं है, उनका कोई जमीन के साथ कोई ऑर्गेनिक लिंक नहीं है। आज वो भी एंटी सेमेटिज्म वाला भी फंडा उनका टूट चुका है। दूसरा बता दीजिए कि दो इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट है, एक है टकर कार्लसन जो फॉक्स न्यूज के एंकर थे, उनको निकाला गया क्योंकि वो रशिया के पक्ष ले रहा था यूक्रेन वॉर पे, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इजराइल के खिलाफ बोलने लगा। इसलिए फॉक्स न्यूज की नंबर 1 जो चेहरा था टकर कार्लसन, जो एंकर था, जिसके कारण फॉक्स न्यूज को लोग देखते थे दुनिया भर में, वो टकर कार्लसन को निकाला गया था। टकर कार्लसन अपना यूट्यूब चैनल चालू किया और टकर कार्लसन खुलकर इजराइल के खिलाफ बोलने लगा। उसके बाद दूसरा बचा था पियर्स मॉर्गन। पियर्स मॉर्गन भी बीच बीच का रास्ता ये वो कर रहा था, मगर अभी पियर्स मॉर्गन ने भी बोल दिया यस दिस इज अ जेनोसाइड। तो अभी तो कुछ बचा ही नहीं है अमेरिका में मीडिया में। टकर कार्लसन और पियर्स मॉर्गन जो कंजर्वेटिव राइट विंगर्स है वो भी बोल रहे कि जेनोसाइड है। तो फर्क तो बहुत पड़ा है। बोलिए भैया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं, ये जो इमदाद जो बांटने की तैयारी जिस तरह से है, जो बात आपने बताई,
तो ये तो एक तरह से जिस तरह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान या कई मुल्कों में, अफगानिस्तान में जो जो ये लगाने आते हैं वैक्सीनेशन, उस पर शक किया जाता है कि ये सब खुफिया एजेंसियों के लोग हैं। तो ये तो बिल्कुल खुल करके एक तरह से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग या खुफिया एजेंसियों के लोग बांटने के नाम पर आएंगे और इनकी पहचान ली जाएगी, फोटो लिए जाएंगे। तो ये तो, और खाना दे ना देना उससे बेहतर है इस खाना देने से, जिस तरह से ये किस खतरनाक लेवल तक इनका पेनिट्रेशन हो जाएगा, ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अब ये खाना देने की इमदाद की बात नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये बड़े जो चीज वो बमबारी से नहीं हासिल कर पा रहे, ये खाना देने के रास्ते हासिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी बात एक मैं याद दिलाऊं आपको, अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट आई के एडिटर हैं डेविड हर्स्ट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें यह कहा है कि इजराइल हार चुका है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, और तकरीबन हालात वही हैं जो वियतनाम के थे। और उसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि जो फिलिस्तीनी है वो डट करके खड़े हुए हैं, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर वेस्टर्न कैपिटल्स में प्रेशर बन रहा है। वही हालात इस वक्त हैं। आप उसको, इन हालात को अब किस तरह से, आपकी नजर क्या है? एकदम सही बात है, एकदम सही बात डेविड हर्स्ट ने बोला है। और डेविड हर्स्ट के खुद परिवार, वो यहूदी है और उसका खुद परिवार हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स है। तो मिडिल ईस्ट आई दूसरा एक वेबसाइट है जिसको सब लोगों को रोज देखना चाहिए। ओके, तो डेविड हर्स्ट यही बोल रहा है कि बेसिकली ये इजराइल हार चुका है। 600 दिन के बाद आप गाजा को नहीं हरा पा रहे, मतलब आप कौन सी जंग लड़ रहे हैं? ओके, और अभी तक तो मतलब ये अर्बन वॉरफेयर वाली जो बात है कि आपको खंडरों में जाना है, लड़ना है, अभी तक तो आप हवाई जहाज से बॉम्बिंग कर रहे हैं। और जब जब भी आपके सोल्जर उतरे हैं वो मरकर भागकर ही आए हैं, वही परिस्थिति है। ओके, इसलिए बोल रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब डालो और भी बॉम्बिंग करो, बच्चों को मारो, क्योंकि वो जमीन की लड़ाई तो हमास के खिलाफ लड़ ही नहीं पा रहे। राइट, उसके साथ आप ये देखें कि ये पूरा जो ये जो गल्फ अरब ये जो मुल्क है, सऊदी, कतर, यूएई वगैरह, उनका जैरेड कुशनर जो ट्रम्प का जो सन इन लॉ है और इवांका उसकी जो बेटी है, एक कंपनी है फिनिक्स फाइनेंशियल लिमिटेड, एक इजरायली फाइनेंस एंड इंश्योरेंस फर्म है जिसमें जैरेड कुशनर भी पार्टनर है। तो मतलब उन्होंने अपना स्टेक शेयर मार्केट बढ़ा दिया है, 10% ओनरशिप ने ले लिया है। उसी में ये सऊदी, कतर, यूएई का भी पैसा आ रहा है। गाजा का जो सो कॉल्ड रीडेवलपमेंट होगा, ये स्तर का मतलब किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं, मतलब आई मीन यू नो इट्स रिडिकुलस। मतलब सऊदी का पैसा भी इस कंपनी के बारे में, ये जो जैरेड कुशनर की कंपनी है, उसके बारे में एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले, जिसमें ये बताया गया था कि ये इन गल्फ के अमीरों का, बादशाहों का पैसा इसमें है, और ये वहां की इजराइल के डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में सीधा पैसा जाता है। यानी बिल्कुल सीधे ये अरब पैसा फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, डायरेक्ट इनका पैसा है। तो ये तो बिल्कुल बुरी तरह से नंगे हो चुके, और अब तकरीबन $4 ट्रिलियन का जो वो लेकर के गया बैग भर के, और एक हवाई जहाज भी लेकर के गया है, तो वो तो सारा पैसा जाहिर है उन्हीं लॉबीज के तरफ जाना है, जिसको इजराइल एक तरह से वो जो चाहता है कि फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से खत्म कर दे। अच्छा, जो बात शुरू में कही गई थी कि यहां से तमाम फिलिस्तीनियों को खत्म कर दो, या तो ये मार दिए जाएं या यहां से निकाल दिए जाएं, वो बात अभी तक बदल नहीं पा रही है। जो अभी आपने बताया कि ये जो अलग अलग चीजें आ रही हैं, वो बच्चे बच्चे को मार दो, सबको खत्म कर दो, क्या ये खन्नास, ये पागलपन कभी क्या ये इसी तरह से जारी रहेगा? क्या लगता है आपको? जब फौजी लड़ने को तैयार नहीं है इजराइल के, तो ये कौन करेगा उनके लिए? पॉइंट वही है कि अभी वो खाने पीने की वस्तु के थ्रू से लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। पानी का बोतल चाहिए आपको, गाजा में रहना है कि आपको गाजा से निकलना है, मतलब ये औकात तक ये लोग आ चुके हैं। तो ऊपर वाला ईश्वर, अल्लाह, भगवान, ईसा मसीह, जिसका भी नाम लो, एक लेवल के बाद ये सब नहीं चलने वाला, मेरा तो मानना है। तो लोग अपनी मेहनत भी कर रहे, संघर्ष भी कर रहे, मर भी रहे हैं, मार्टरडम भी ले रहे, शहीद भी हो रहे। एक टर्निंग पॉइंट जरूर, एक ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 2028 के आगे चलने नहीं वाले। उनको मौका था टू स्टेट सोल्यूशन का, उनको मौका था 93 में, 94 में ऑस्लो अकॉर्ड, ये सब मौके थे,
उनको कभी चाहिए नहीं था। हम्म, उसके साथ आप ये भी देखिए कि अभी कुछ टर्निंग, मतलब आप देखिए कि सीरिया में हम्म, ये जो जोलानी है, हाँ, ट्रंप ने उसको अभी स्ट्रॉन्ग यंग मैन, यही स्ट्रॉन्ग यंग मैन गले काटता था, आतंकवादी था, अल बगदादी का दोस्त, आइसिस का दोस्त, ये सब था। मगर अभी भी सीरिया में अलवियों के घरों में जाकर लूटमार चल रही है। हम्म, वालिद जुमला ने पहली बार ये पोजीशन दिया है ड्रूज को लेकर हम्म, कि इसराइल से खतरा है हमको, इसराइल से खतरा है, लेबनान को, सीरिया को। वालिद जुमला जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रूज लीडर है, जो कभी कभी हिजबुल्लाह के खिलाफ जाते भी थे, हम्म, वो गए थे उनके खिलाफ जब क्या उनका नाम था, जो बड़े लीडर लेबनीज मारे गए थे, रफीक हारिरी, तब वो एंटी हिजबुल्लाह पोजीशन में, अगर भी वो हिजबुल्लाह के पक्ष में आ चुके हैं। हम्म, और मतलब चीजें चीजें तेजी से बदलने लगी है जमीन के स्तर पे भी, क्योंकि लेबनान में भी शर्त है रिकंस्ट्रक्शन की कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे और फिर लेबनान पे सब लोग सैंक्शन हटाएंगे। सीरिया पे सैंक्शन हटा दिया है, जब आइसिस और अलकायदा ने पूरे सीरिया पे टेक ओवर कर दिया है तो सैंक्शन हटा दिए और अभी वो सीरिया को डेवलप करेंगे। हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे तब लेबनान में पैसा आएगा। ये अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है लेबनान लेबनान की सरकार को, मगर वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। यमन के कारण, यमन आज सबसे इंपॉर्टेंट अरब पावर हो चुका है हम्म, ईरान की मदद से, मैं तो मानता हूँ। और यमन वो रोज एक मिसाइल फायर कर रहा है और लोग भाग रहे बेन गूरियन एयरपोर्ट से। हाइफा का पोर्ट, एलाक का पोर्ट तो खत्म हो चुका है, हाइफा का पोर्ट भी वही हालत में जल्द से जल्द आने वाला है। हम्म। मगर आज भी अरब मुल्क मदद कर रहे हैं, तुर्की मदद कर रहा है। तुर्की का आज भी एक शिप आया था सामान देकर हाइफा पोर्ट में। तो इट इज अनबिलीवेबल कि ये जो हमारी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है, वो लोग ने किस हद तक के बर्बादी की है फिलिस्तीन की। अच्छा, आपने आपने सीरिया का जिक्र किया। अभी कल एक रिपोर्ट किया है अलमनार टेलीविजन ने, उसमें बताया गया है कि सीरिया के लिए अमेरिका के साबिक एम्बेसडर रॉबर्ट फोर्ड ने अमेरिका में एक तकरीर की है अभी हाल ही में इसी महीने में, जिसमें उन्होंने बताया कि यूके की एक एनजीओ ने मुझे बुलाया, यानी रिटायरमेंट के बाद, और ये कहा कि एक ऐसे शख्स को जो टेररिज्म की दुनिया में है, उसको एक नॉर्मल पॉलिटिशियन बनाना है, उसके लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो ये इन्होंने ये बताया कि मैं खुद उससे मिला और मैंने बताया कि मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। तो वो भी मुस्कुराया, मगर मगर ये बात एक सबूत के तौर पर सामने आ गई कि अमेरिका ने इसकी रीब्रांडिंग की है और बाकायदा रॉबर्ट फोर्ड वही आदमी है जो बशार अल असद सरकार के जमाने में हामा जाता था। हम भी 2010-11 में गए हैं, वहां जाकर के देखा है, वहां की सरकार परेशान थी, इसको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये आदमी यस, कह रहा है कि हमने इसको ट्रेंड करके रीब्रांड किया है, मोहम्मद अल जौलानी से अहमद अल शरा बनाया है। तो ये सबूत बिल्कुल सामने आ चुके। अब और क्या क्या काम लेने हैं अहमद अल शरा से इजराइल और अमेरिका को, क्या लगता है? अहमद शला का, जोलानी का बयान था 2015 में कि जब हम लोग सीरिया को ले लेंगे उसके बाद हमारा टारगेट ईरान रहेगा और ये वॉर हम लोग ईरान में लेके जाएंगे। तो ये जोलानी के थ्रू से नेक्स्ट टारगेट है। मगर आप देखेंगे कि अरब लीग का जो कॉन्फ्रेंस हुआ बगदाद में, जोलानी वहां जा नहीं पाया, क्योंकि इराक में वहां उस पर अरेस्ट वारंट है, क्योंकि जोलानी ने बहुत सारे सुसाइड बॉम्बिंग और क्या क्या नहीं करवाया है इराक में। ठीक है, तो वो कुछ भी बोल दे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर उसकी औकात नहीं है। ओके। और आज अगर अमेरिका और ये लोग का छत्रछाया, तुर्की और इसराइल का छत्रछाया निकल जाता तो ये टिकता भी नहीं। तो पॉइंट इज के ये भी कुछ ही दिनों का मेहमान है। उठाव तो होगा सीरिया में भी, क्योंकि सीरिया एक नेशनलिस्ट सेक्युलर कंट्री रह चुका और आज भी है। ये तो है कि सैंक्शंस के कारण वीक हो गए, चीजें टूट गई थी, आर्मी में ही गद्दार निकले, जिसके कारण असद को आखिरी में निकलना पड़ा, और असद की अपनी गलतियां भी थी। तो सीरिया में भी टर्निंग पॉइंट आएगा, जिसे इमाम खामेनी ने बोला, वो भी एक टाइम आएगा। मगर द पॉइंट इज कि आपने जो रीब्रांडिंग की बात की, एकदम सही बात की। रॉबर्ट फोर्ड मेन रोल प्ले था कि पूरा इसको सीरिया में से असद को हटाने के लिए, रेजिम चेंज करवाने के लिए। मगर इसका रीब्रांडिंग जो हुआ है वो तो हमारी आंखों के सामने हुआ। इट्स अनबिलीवेबल कि जोलानी, अल कायदा चीफ बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। ओके,
बट नाउ लेट्स गो टू इजराइल आई थिंक, एंड उसमें जो यारी गोलान जो लीडर ने कहा है, और उसने ईमानदारी से बोल दिया है कि बच्चों को मारना इजराइल की हॉबी हो चुकी है, दोनों वर्ड। और इजराइल की सरकार या वहां के पॉलिटिकल लीडर डिनाई नहीं करते कि हम लोग बच्चों को मारे, क्योंकि बार बार उनसे बयान आ रहे कि हम लोग बच्चों को मारो, बच्चों को मारो। इनका बोलना है कि एंटी सेमेटिक लिबेल है, हमको बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, तुम बच्चों को मारो, इसलिए पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। एक पॉलिटिकल लीडर निकला इजराइल में, पूरा का एक ही पॉलिटिकल लीडर, जिसने ईमानदारी से बात बोली कि हम लोग ये जो बच्चों को मारे हमारा एक नेशनल पास टाइम बन जाओ। एंड व्हाट ही सेड वाज बेसिकली इजराइल इज नॉट सेन, वो अभी दिमाग उसका संतुलन जा चुका है, एंड किल्स बेबीज एज अ हॉबी। वो एक हॉबी कर टाइम पास के लिए लोग मार रहे हैं, और पूरा देश उसके खिलाफ हो गया है। तो इट ओनली शोज दैट द मेजॉरिटी ऑफ इजरायली पीपल आर सपोर्टिंग द किलिंग ऑफ बेबीज। जो मेजॉरिटी है इजरायली पॉलिटिकल लीडर्स की, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ये एक आदमी मिला बोलने वाला कि बच्चों को मत मारो। तो ये कैसी सोसाइटी है, ये मैं लगातार पहले से बोल रहा हूँ, ये एक इंसेन साइकोटिक सोसाइटी हो चुकी है। सन 2000 से तो मिको पेलेट, इलान पापे, नॉर्मन फिंगरस्टाइन, ये सब लगातार ये बात बोल रहे हैं, और अभी ये दुनिया के सामने सिद्ध बात हो चुकी है। इसलिए इजराइल के पास तो दोस्त बचे हैं। जी फिरोज साहब, देखिए अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, किसी बड़े राइटर ने लिखा है कि ये जो मौजूदा इजराइल सरकार है ये हमारी एलाई नहीं है। यानी जिस वक्त ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर आ रहे थे तो वो एक बाकायदा किसी बड़े, मेरे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था। इसके बाद अब जो ये 20 से ज्यादा मुल्कों के डिप्लोमेट्स, जिसमें इंडिया का भी डिप्लोमेट मौजूद थे, और भारत सरकार उसमें बिल्कुल खामोश है अभी तक कि हमारे डिप्लोमेट के साथ क्या कुछ हुआ, वो जख्मी तो नहीं हुआ, उसको कोई चोट तो नहीं लगी, क्या हुआ उसके बाद में यूरोप ने और सख्त रुख इख्तियार किया है इजराइल के खिलाफ। तो ये जो इनको पाल रहे थे, मैं तो उस तरह से समझ रहा हूं कि आपने सांप को इतने लंबे दौर तक पानी दूध पिलाया है, अब वो कभी तो आप पे हमला करेगा। आपको क्या लगता है कि अब यूरोप और अमेरिका वाकई क्या इजराइल से दूर जा रहे हैं, और क्या ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है या कोई परमानेंट फिनोमेना बनेगा? क्या लगता है आपको, एक आइडिया ऑफ इजराइल से दूर जा रहा है क्या यूरोप? ये समझने की बात। एकदम सही बात बोले, ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट, और ये बहुत परमानेंट होने वाला है। ओके, एक तो इजराइल खुद परमानेंट नहीं, वो अलग बात है। इजराइल के भी दिन अभी आ चुके हैं, 2028 तक का तो मेरा बार बार बोलना है। मगर इस बार जो हुआ है कि पॉपुलर पीपल्स ओपिनियन यूरोप और अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पे बदल चुका है कि अभी वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को रिस्पॉन्ड करने पड़ रहा है। मतलब जो स्टारमर की गवर्नमेंट है, लेबर पार्टी की, जो बड़े पैमाने पर हथियार दे रहा है, उसको भी बोलने के लिए मजबूर किया गया है। मैक्रोन खुद से बोल रहा है। सबसे लीडिंग वॉइस आज यूरोप में स्पेन हो चुका है, और उसने तो सीधी सैंक्शंस की बात की है। तो यूरोप में तो एक सी चेंज बहुत तेजी से आ रहा है। आयरलैंड तो ऐसा कंट्री है कि इजराइल की एम्बेसी खुद इजराइल ने निकाल दी वहां से कि भाई ये पूरा देश हमारे खिलाफ हो चुका है। ओके, तो यूरोप में तेजी से बदलाव है। अमेरिका में वाशिंगटन में दो इजरायली डिप्लोमेट्स को मार दिया गया है भाई। दो इजरायली डिप्लोमेट्स। किसी रॉड्रिगेज करके एक नौजवान है, उसने वो हमला किया। मतलब एक रिएक्शन में तो सोचा था कोई मुस्लिम फिलिस्तीनी होगा, ये निकला कोई क्रिश्चियन, और या ये वो लेफ्टिस्ट है, वो लेफ्टिस्ट बंदा है। और उसने कहा कि गाजा पर जो जुल्म हो रहा है मैं उसके रिएक्शन में मैंने किया है। एग्जैक्टली। और उसके सपोर्ट में तो कुछ वीडियोस भी मैंने देखे, जो साउथ अमेरिकन नौजवान बोल रहे हैं कि ये जो गाजा में जो पूरा नरसंहार हो रहा है, तो इसके रिएक्शन में ये अटैक किया रॉड्रिगेज ने किया है। तो ये वाली बात है। तो गुस्सा बहुत ही जैसे वो एक अमेरिकन एयरफोर्स वाला था जिसने अपने आप को इजरायली एम्बेसी के बाहर जला दिया था कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं ये लोगों को। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के 70% लोग अभी इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी में 50% क्रॉस कर चुका है, वहां भी वक्त नहीं लगेगा। जो ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट सपोर्टर थे, उसमें भी गुस्सा है इजराइल के खिलाफ। ओके, प्रॉब्लम है कि ट्रम्प ने इतना पैसा लिया है, वैसे तो अरबों ने इतना ज्यादा पैसा लिया है, मगर ट्रम्प ने मतलब इट्स रिडिकुलस के $4 ट्रिलियन देने के बाद भी ट्रम्प तुम्हारी एक बात सुन नहीं पा रहा है, तो तुम्हारी औकात क्या है?
वैसे तुम भी मिले हो ये पूरे नरसंहार में, मगर बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है अमेरिका में, तो वक्त नहीं लगेगा। इसलिए ये जो गाजा ने जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ये जो 7 अक्टूबर है, दुनिया का पूरा नक्शा बदल दिया, पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप, पूरा जो डिबेट है दुनिया में, ये बदल दिया है। भारत में जिस तक होना चाहिए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, मगर पॉइंट इज के चाइना का प्रेसिडेंट जी लगातार बात कर रहा है उस पर। ओके, तो जी का बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक चाइना ये ज्यादा उससे बोलता नहीं था। पूरे थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज उनके विरोध में, और जो रशिया अमेरिका अमेरिका और यूरोप बचे थे, यूरोप में तो और भी पहले से बात हो रही थी, अमेरिका में अभी खुलकर बात अभी होने लगी है, मीडिया में तो बात आने लगी, उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल लीडर्स पे भी जल्द से जल्द जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसराइल के लीडर्स ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। बच्चों को मारो, न्यूक्लियर बॉम्ब डालो, तो आपका किस लेवल का मामला है। और उसके साथ जो पीपल्स ओपिनियन अमेरिका में जो सड़कों पे मोबिलाइजेशन हो रहा है ना, वो भी उसके कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है जी। अच्छा, अभी मैं चलता हूं उधर ईरान के थिएटर में। ईरान के सिलसिले में अभी कल CNN से एक रिपोर्ट लीक होकर के आई कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करने वाला है। उस पर ईरान के IRGC ने कहा कि हम भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन वगैरह को कहा कि ये पागलपन रोको, नहीं तो ये हालात और बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इस बीच में आज ही जब हमारी आपकी बात हो रही है, कुछ घंटों के बाद ईरान और अमेरिका इनडायरेक्ट मुलाकात करने वाले हैं 5वें दौर में रोम में। और मुझे लगता है जब तक हमारा ये वीडियो आएगा तब तक ये पता चल चुकेगा कि रोम में ओमान के एम्बेसडर के घर पे मीटिंग हुई है। अभी वो सब चीजें नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बातचीत से कुछ आगे बढ़ने वाला है क्या? एक तो इसराइल की औकात नहीं है ईरान को डायरेक्टली अकेले मारने की। ये हम लोग 30-35 साल से नेतन्याहू की धमकियां सुन रहे हैं, तो वो तो भूल जाएगी। दूसरी बात है कि ये टॉक्स के टाइम पे इसलिए आया है ताकि ईरान पे प्रेशर डाला जाए। तो ट्रंप ने बोला होगा भाई तुम धमकी दे दो तो मेरे साथ कुछ बात करें, मगर ईरान और हम लोग पूरा दुनिया हंस रहा है अभी इसराइल पे। तो कुछ ये, और ईरान तो बहुत ही मतलब डिप्लोमेसी में बहुत ही एडवांस्ड है, वो सब ये चालबाज जानते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। दूसरा है कि ईरान ने क्लियर कट बोल दिया है कि मिनिमम एनरिचमेंट जो 3.6% होता है वो मेरा अधिकार है, उसी पे ये डील होगी। अगर आप बोलोगे कोई एनरिचमेंट नहीं होगा तो भूल जाइए, फिर हमको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हम लोग वैसे ठीक है। ओके, तो ईरान का चाइना रशिया, क्योंकि वो जो ट्रम्प बोला था एक बूंद नहीं जाएगा तेल, तो भाई ईरान का तेल तो चाइना रोल लेके जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। और आज और एक आप देखिए कि जो स्टॉक मतलब जो इंटरनेशनल ऑयल का रेट है वो डाउन हो गया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईरान और यूएस की डील होने वाली है, क्योंकि ईरान का भी तेल मार्केट में आएगा ऑफिशियली, तो फिर उसके भी कारण दाम कम होने वाला है। तो एक लेवल पे अगर ट्रम्प ये समझौता करता है ईरान के साथ, ओबामा वाले मापदंड पे होगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो फिर इसराइल और भी वीक होने वाला है। अगर ट्रम्प नहीं भी करता तो ईरान और मजबूत होने वाला है। ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उसने ईमानदारी से बात की। ओके, और वो दुनिया को पूरा एक ताजा खबर ये भी है कि ट्रंप ने कल नेतन्याहू से बात की है। ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है, जो एग्रीमेंट की तैयारी कुछ है, उस सिलसिले में इजराइल को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। और इस बार बिल्कुल अलग सिचुएशन है कि जो दो मुल्क सऊदी अरब और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप से वो एग्रीमेंट से बाहर निकलने के लिए दबाव बनाया था, अब एक ने तो सीधे सीधे जाकर के सुप्रीम लीडर के पास पैगाम लेकर के पहुंच गए सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर, और इजराइल भी किसी हद तक खामोश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान की अपनी ताकत लगातार बढ़ रही है और उसको रियलाइज भी किया जा रहा है। पिछले हफ्ते जो खबर आई वो बहुत ही दिलचस्प थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिफेंस इंडस्ट्री को कहा कि ईरान जैसे ड्रोन बनाओ जो सस्ते भी हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। और फिर जब किसी एक कंपनी ने वो कोई मॉडल ला करके दिखाया और उसकी कीमत बताई, कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, तुम 30-35 मिलियन में करते हो और वहां 30-35 हजार में हो जाता है। तो इस तरह से अब ईरान के हथियार भी अमेरिका को अट्रैक्ट करने लगे। कोई कंक्लूडिंग कुछ बात अगर कहना चाहें इस वक्त की सूरत हाल पे, आप क्या कहेंगे? नो, आई थिंक हम लोग जो मिनिमम
कर पाए फिलिस्तीन के लिए, जो हम लोग रोज कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। जी। कल हमारे साथी बनारस में बैठ रहे हैं एक दिन पूरा अनशन करने के लिए। कल मैं भी करूंगा मेरे स्तर पे, और ऐलान भी हम लोग करेंगे कि भाई देश भर में लोग जो भी एक दिन की अनशन कर सके वो करें। कल हमारे आज एक कार्यक्रम होने वाला था दिल्ली में, एक नेशनल कन्वेंशन ऑन पैलेस्टाइन फॉर पीस एंड जस्टिस, तो कल रात को वो कैंसिल भी करवाया गया, जिसमें रूला मेहदी, चंद्रशेखर आजाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर सुलम, हमारे दोस्त सुजात अली कादरी ने ऑर्गेनाइज किया था। वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। तो भारत में तो एक लगातार संघर्ष है फिलिस्तीन को लेकर, जो हम लोग को भी सड़कों पे आने की जरूरत है। तो मेरा बोलना है कि जहां जहां भी शहरों में आप हो सको, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन सड़कों पे आ जाए, और फिलिस्तीन और गाजा के नरसंहार की, वेस्ट बैंक में भी बहुत बुरी परिस्थिति है। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को नहीं आने दिया, वही कारण है कि जेनिन, तुल्कारेम और ये जो शहर है, वहां घर तोड़े जा रहे हैं, सेक्टर जाके जला रहे हैं, खेतों को जला रहे हैं, घरों को जला रहे हैं, गाड़ियों पे अटैक, बुरी परिस्थिति है वेस्ट बैंक में। ओके सर, एक तरफ सेटलर्स के हमले हैं, दूसरी तरफ बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं, सब तबाह किया जा रहा है, ये मुसलसल। और ये वो इलाका है जिसको इजराइल के साथ, जिन्होंने एक तरह से फिलिस्तीनियों के साथ दगा करके जिन्होंने बना ली थी इजराइल की, अब उनका भी नंबर आ चुका है। यानी जो गुलामी करता है उसका नंबर इस तरह से आता है, बच नहीं पाता है। जालिम ताकतें कभी नहीं छोड़ती, वो नजर में रहती हैं कि पहले किसको मारना, बाद में किसको मारना, फर्क इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिथीबोरवाला साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। अब मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस गहराई से मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।